Welcome to Infant India's education world. Students, how are you? Hope you are doing well. तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा लॉकडाउन चल रहा है, पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन में है, स्कूल सारे अभी भी बंद हैं और उम्मीद करते हैं कि स्कूल जल्द से जल्द खुलेगा। तो चलिए इस बात का इंतज़ार करते हैं और साथ साथ अपनी कुछ पढ़ाई भी करते हैं ताकि कुछ वक्त की भरपाई की जा सके। तो आज हम शुरू करेंगे न्यू मलबेरी इंग्लिश कोर्स बुक क्लास 7। As we know, there are total 12 chapters in this book. So today we will start chapter 1, the 3 question, page number 17. So the 3 question has been written by लियो टॉलस्टॉय। तो सबसे पहले लियो टॉलस्टॉय के बारे में हम कुछ जानते हैं कि लियो टॉलस्टॉय का डेट ऑफ बर्थ अगर देखें तो 1828 है। इनकी डेथ 1910 में हुई। इज़ ए फेमस रशियन ऑथर, और ये एक बहुत ही फेमस रशियन ऑथर हैं। ए मास्टर ऑफ रियलिस्टिक फिक्शन एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट। ये वास्तविक उपन्यास लिखने में महारत हासिल थी, इन्हें मास्टर थे उसके, और ये वर्ल्ड के ग्रेट नॉवेलिस्ट में इनका शुमार होता है। टॉलस्टॉय इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज 2 लॉन्गेस्ट वर्क। टॉलस्टॉय को इनको 2 बड़े कामों के लिए जाना जाता है, वॉर एंड पीस एंड अन्ना कारेनिना। ये 2 नॉवेल्स इनकी हैं जो बहुत ही फेमस हैं और इनके लिए ये बहुत मशहूर हैं। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो चैप्टर शुरू करने से पहले अगर हम देखें तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, और इंस्ट्रक्शन में अगर आप गौर करें तो दिया हुआ है विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए 3। इनमें से वो 7 ऑप्शन है, 7 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि 3 नहीं है, जिसका आंसर 3 नहीं है, उसको आपको टिक करना है करेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट करके। तो अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जो सभी को ज़्यादातर पता है कि ए हैट्रिक, थर्ड ऑप्शन देखते हैं, हैट्रिक इन क्रिकेट। क्रिकेट में हैट्रिक किसे कहते हैं? जब कोई बॉलर लगातार 3 बॉल्स पे हैट्रिक लेता है यानी 3 विकेट लेता है तो उसे हैट्रिक कहते हैं, राइट। तो यानी कि इसका आंसर 3 है। तो ये आंसर हमारा सही नहीं, ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। आपको उस ऑप्शन को फाइंड आउट करना है जिसका आंसर 3 ना आए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट और चैप्टर। लेट्स रीड ए स्टोरी अबाउट ए किंग हु शॉर्ट आंसर्स टू 3 क्वेश्चन। ये कहानी एक राजा की है जो कि 3 क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता था, ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम देयर, यहाँ पे दीज लिखा हुआ है, आपकी बुक्स में हो सकता है क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप, दीज नहीं है बल्कि देयर है। देयर वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग हु बिलीव दैट ही वुड बी सक्सेसफुल इफ़ ही न्यू द आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। तो एक बार की बात है गुजरे वक्त में कि एक राजा था जिसको इस बात पे यकीन था कि अगर वो अपने 3 क्वेश्चंस के आंसर पा ले तो वो सबसे कामयाब इंसान बन जाएगा। व्हाट वाज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। तो पहला क्वेश्चन उसका था कि किसी काम को शुरू करने का सबसे सही वक्त क्या है। दूसरा क्वेश्चन था उसका, हु वेयर द राइट पीपल टू लिसन। वो कौन से लोग हैं जिन्हें अहमियत दी जाए सबसे ज़्यादा और उनकी बातों को सुना जाए। एंड तीसरा क्वेश्चन था उसका, एंड व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू। और सबसे अहम काम, सबसे ख़ास काम कौन सा है जो कि सबसे पहले किया जाए। तो ये 3 सवालों के जवाब पाने के लिए वो बेचैन था, परेशान था। उसे ये यकीन था कि अगर वो इन सवालों के जवाब पा लेगा तो वो सबसे ज़्यादा कामयाब इंसान बन जाएगा, कभी फेल नहीं होगा अपनी लाइफ में। सो ही अनाउंस्ड दैट ए ग्रेट रिवॉर्ड वुड बी गिवन टू एनीवन हु कुड सेटिस्फैक्टरीली आंसर दिस क्वेश्चन। तो उसने ये ऐलान करा दिया कि जो भी मेरे 3 सवालों का जवाब संतोषजनक जवाब देगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल गेव डिफरेंट आंसर्स। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग राजा के पास आए और सब ने अपने अलग अलग आंसर दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड दैट टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। कुछ पहले सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि अगर आपको ये जानना है कि राइट यानी कि सही समय क्या है किसी काम को करने का, तो वन मस्ट ड्रॉ अप इन एडवांस। तो किसी को भी सबसे पहले टाइम टेबल बना लेना चाहिए एडवांस में। ए टेबल ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर, तो पूरे साल का, दिनों के लिए,
मंथ के लिए और पूरे साल का इस तरह से पूरा टाइम टेबल बना ले और उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली कड़ाई से पालन करें और उस पर काम करें। जैसे कि आपको टाइम टेबल दिया जाता है बुक्स लाने का, आपका कौन सा पीरियड किस सब्जेक्ट का होगा, आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। तो ये यहाँ पे किसी ने उसे मशवरा दिया कि अगर एक टाइम टेबल बना लिया जाए हर काम को करने का, उसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए तो आप हर काम बिल्कुल सही समय पर कर लेंगे। अदर्स डिक्लेयर दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड बिफोर हैंड द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। कुछ लोगों ने कहा, बताया राजा को कि ये काम बहुत ही बिल्कुल असंभव है कि आप किसी चीज़ को पहले से तय कर लें कि ये किसी काम को करने का सही समय है। जब वो काम आएगा तभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो सही समय। तो ये कह लेना, पहले से डिसाइड कर लेना कि किसी काम के लिए हम डिसाइड करके बैठ जाएं कि हम जब वक्त आएगा तब करेंगे, तो ये बहुत ही गलत बात है। हैंस वन शुड ऑलवेज डू वंस ड्यूटी, इसलिए सबको अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन आइडलनेस, इसके बजाय कि अपना टाइम हम बर्बाद करें और आइडल बैठे रहें। अदर्स अगेन सेड दैट द किंग शुड हैव ए काउंसिल, कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक काउंसिल रखना चाहिए, ऐसे लोगों की जो बुद्धिमान हों, जो कि राजा को सही समय पे सही चीज़ों का मशवरा दे सकें, हु वुड हेल्प हिम फिक्स द प्रॉपर टाइम फॉर एवरीथिंग, जो कि राजा को हर काम को करने के लिए सही वक्त क्या है उसे सलाह मशवरा दे सकें। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 18। इक्वली वेरियस वेयर द आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सबने अलग अलग दिया था, ठीक उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी सबने अलग अलग दिया। सम सेड दैट द काउंसिलर्स वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल, कुछ लोगों ने कहा कि जो काउंसिलर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा ख़ास लोग हैं। अदर्स द प्रीस्ट, कुछ लोगों ने कहा कि जो प्रीस्ट हैं, पादरी हैं, वो सबसे ज़्यादा अहम है। अदर्स द डॉक्टर, कुछ ने कहा कि डॉक्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ख़ास हैं। विद वाइल सम सेड दैट द वॉरियर्स वेयर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ लोगों ने कहा कि जो हमारी फ़ौज है, सेना है, वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें जिसमें था कि टू द थर्ड क्वेश्चन व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है। तो इसके जवाब में भी लोगों ने अलग अलग अपने जवाब दिए। सम रिप्लाइड दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वाज साइंस, दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई काम है तो वो साइंस के काम है। अदर सैड इट वाज स्किल इन वॉरफेयर, कुछ लोगों ने कहा कि जब हम युद्ध में महारत हासिल रख लेंगे तो हम ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे, तो ये काम जो युद्ध में लड़ाई का काम है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अदर अगेन दैट इट वाज रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने कहा कि जो हमारे धार्मिक पूजा पाठ हैं वो सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो हमने देखा कि तीनों क्वेश्चन के सब ने अलग अलग अपने तरीके से जवाब दिए। ऑल द आंसर्स वेयर सो डिफरेंट दैट द किंग कुड एग्री विद नन ऑफ देम, तो सारे सवाल अलग, सारे जो तीन क्वेश्चन इसने किए उन सब के जवाब राजा को अलग अलग मिले, तो राजा को किसी पे भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। और एंड गिव द रिवॉर्ड टू नन, और उसने किसी को इनाम भी नहीं दिया। बट ही स्टिल विश टू फाइंड द राइट आंसर टू हिज क्वेश्चन, लेकिन अब भी उसके दिल में ख्वाहिश थी कि वो अपने सवालों का जवाब हासिल करे। ही डिसाइडेड टू कंसल्ट ए हर्मिट, उसने फैसला किया कि वो एक साधु से मिलेगा, वाइडली रिनोन्ड फॉर हिज विजडम, जो कि अपनी बुद्धिमानी के लिए, अपने ज्ञान के लिए दूर दूर तक बहुत ही फेमस था। द हर्मिट लिव्ड इन ए फॉरेस्ट विच ही नेवर लिव्ड एंड ही वेलकम ओनली कॉमन फॉक, जो साधु था वो हमेशा जंगलों में ही रहता था और सिर्फ कॉमन लोगों से मिलता था, यानी कि जो साधारण लोगों से साधु जो था सिर्फ साधारण लोगों से मिलता था। सो बिफोर रीचिंग द हर्मिट्स कॉटेज द किंग पुट ऑन सिंपल क्लॉथ्स, गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड लिविंग हिज बॉडीगार्ड बिहाइंड वेंट ऑन अलोन। तो राजा ने क्या किया, अपनी वेशभूषा बदली, बिल्कुल पहले सिंपल क्लॉथ्स पहने, अपने घोड़े से उतर गया, घोड़ा भी छोड़ दिया पीछे, अपने बॉडीगार्ड जो साथ में लाया था उसको भी छोड़ दिया और फिर अकेला ही साधु से मिलने के लिए चल दिया। क्लियर। द हर्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, हर्मिट क्या कर रहा था, अपने जो झोपड़ा था उसके ठीक सामने की ज़मीन की खुदाई कर रहा था। सीइंग द किंग ही ग्रीटेड हिम एंड वेंट ऑन डिगिंग, जब उसने राजा को देखा तो उसने उसका वेलकम किया, स्वागत किया और फिर
जो ज़मीन वो खोद रहा था, खुदाई कर रहा था, वो वापस से शुरू काम कर दिया उसने, अपना खुदाई करता रहा फिर। द हर्मिट वॉज फ्रेल, हर्मिट बूढ़ा था, तो जाहिर सी बात है जो बूढ़ा होगा उसकी बॉडी कमज़ोर होगी, तो फ्रेल का मतलब यहाँ पे कमज़ोर है। ईच टाइम ही स्टक हिज स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड टर्न ए लिटिल अर्थ ही ब्रीथ हैवली, तो जितनी बार वो ज़मीन पे अपना फावड़ा मारता था उतनी बार वो सिर्फ उससे कुछ मिट्टी ही निकाल पाता था। यानी कि फावड़ा मारने का मतलब ये था कि जब कोई मारता है तो ज़्यादा मिट्टी निकलती है अगर एक जवान आदमी मारे, एक हेल्थी, बट साधु चूँकि बूढ़ा था तो उसके पास इतनी ताकत थी नहीं, तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाल पा रहा था और बड़ी ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था, यानी कि हाँफ रहा था। द किंग वेंट अप टू हिम, राजा उसके पास गया एंड सैड, और उससे कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, बुद्धिमान साधु, विथ 3 क्वेश्चन, 3 सवालों के साथ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कैसे मैं जान सकता हूँ कि किसी काम को करने का सही वक्त क्या है। हु आर द पीपल आई नीड द मोस्ट, ऐसे कौन से वो लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है या जो मेरे लिए सबसे ख़ास हैं। एंड वट वर्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नीड माई अटेंशन फर्स्ट, और ऐसा कौन सा काम है जो सबसे ज़्यादा ख़ास है और जिस पे मुझे सबसे ज़्यादा अटेंशन रखने की ज़रूरत है, या सबसे पहले मैं उस काम को कर सकूँ, ऐसा कौन सा काम है वो। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट आंसर्ड नथिंग एंड स्टार्टेड डिगिंग अगेन, तो साधु ने राजा की पूरी बात सुनी लेकिन कुछ भी जवाब नहीं दिया और वापस से अपने खुदाई का काम जारी रखा उसने। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने साधु से कहा कि आप थक चुके हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क अ व्हाइल फॉर यू, मुझे आप अपना फावड़ा दें ताकि मैं आपके लिए कुछ देर काम कर सकूं। थैंक यू सेड द हर्मिट एंड गिविंग द स्पेड टू द किंग ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, तो साधु ने राजा का शुक्रिया अदा किया, उसे अपना फावड़ा दिया और फिर ज़मीन पे वहीं बैठ गया। 1 hour passed एंड देन अनदर, 1 घंटा बीता, फिर 1 घंटा बीता, इस तरह से पूरा टाइम बीतता गया। द सन बिगैन टू सिंक बिहाइंड द ट्रीज, सूरज पेड़ों के पीछे छिपने लगा। एंड द किंग एट लास्ट स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सैट, आखिरकार राजा ने फावड़ा ज़मीन पर दे मारा और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन, ए बुद्धिमान आदमी, मैं आपके पास आया हूँ, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मेरे सवालों का जवाब पाने। इफ़ यू कैन गिव मी नन, अगर आप मुझे जवाब नहीं दे सकते, टेल मी, तो मुझे बताएं। टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, ताकि मैं अपने घर वापस चला जाऊं। अगर आप मुझे सवालों का जवाब नहीं दे सकते तो मैं अपने घर वापस चला जाऊं। ठीक, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 19। हियर कम्स समवन रनिंग सैड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा चलो देखते हैं कोई दौड़ते हुए हमारी तरफ आ रहा है, आओ देखें वो कौन है। लेट अस सी हु इट इज़, चलो देखें कौन है वो। द किंग टर्न अराउंड एंड सा ए मैन कम रनिंग आउट ऑफ द फॉरेस्ट, तो राजा पीछे मुड़ा और देखता है कि एक आदमी उन जंगलों से भागते हुए उनकी तरफ आ रहा है। देयर वॉज ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम अ वुंड ऑन हिज लेग, तो उसके पैरों पे, उसके लेग पे कुछ जख्म थे जहाँ से खून बह रहा था। When he reached the king, जब वो राजा के पास पहुँचा, he fell to the ground, वो ज़मीन पर गिर गया। Moaning feebly, यानी कि कराह रहा था, धीमी मध्यम आवाज़ में। ठीक है, वो कराह रहा था दर्द के मारे। The king washed the wound as best he could, तो राजा ने क्या किया, उसने ज़ख्मों को साफ़ किया, धुला, and bandaged it with his handkerchief and with a towel the hermit had, तो राजा ने क्या किया, उसके ज़ख्मों को साफ़ किया, जो उसके पास रुमाल था या हैंडकरचीफ थी, और जो साधु के पास एक टॉवेल थी, उनसे उस ज़ख्म का उसने बैंडेज किया, यानी कि मरहम पट्टी की। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। When at last the man felt better, जब उस आदमी को कुछ आराम मिल गया। The king brought fresh water and gave it to him, तो राजा कुछ ताज़ा पानी उसके लिए लाया और उसे दिया। Meanwhile the sun had set and it had become cool, इस दौरान दिन डूब गया और ठंडी हवाएं चलने लगी, यानी कि मौसम ठंडा हो गया। So the king with the hermit's help carried the wounded man into the hut, तो राजा ने क्या किया, साधु की मदद से उस ज़ख्मी आदमी को झोपड़े के अंदर लाया।
एंड लैड हिम ऑन द बेड, और बिस्तर पर लिटा दिया. लाइंग ऑन द बेड द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड वॉज क्वाइट. तो बिस्तर पर लेटते ही आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और आराम करने लगा, बिल्कुल शांत हो गया. द किंग वॉज सो टायर्ड. राजा बहुत थक चुका था फ्रॉम हिज वॉक, क्योंकि वो पैदल चल के आया था साधु से मिलने के लिए. एंड द वर्क ही हैड डन, और दिन भर उसने साधु के लिए काम किया था, तो वो बहुत थक गया था. दैट ही क्रश डाउन ऑन द थ्रेशोल्ड एंड फेल एस्लीप. तो उसने जो साधु का झोपड़ा था उसके दरवाजे के पास ही, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि बिल्कुल, यहाँ पे देखिए मीनिंग दिया हुआ है, द फ्लोर और द ग्राउंड एट द बॉटम ऑफ डोरवे, यानी कि दरवाजे के पास जो ज़मीन होती है करीब के पास, दरवाजे के करीब के पास की ज़मीन, वहाँ पे वो क्रश डाउन करके, यानी कि पैरों के बल बैठ के बस वहीं पे आराम करने लगा और उसे नींद आ गई, वो सो गया. व्हेन ही अवोक इन द मॉर्निंग ही फाउंड दैट द वोंडेड स्ट्रेंजर वाज स्टेयरिंग इंटेंटली एट हिम. तो उसने देखा, जब वो सुबह हुई, उसकी आंखें खुली, तो उसने देखा कि जो ज़ख्मी आदमी है, अजनबी है, ज़ख्मी है, वो उसे बहुत ही टकटकी लगाया उसकी तरफ बड़े ध्यान से देख रहा था. फॉरगिव मी सैड द मैन इन ए वीक वॉइस. तो जो आदमी था ज़ख्मी, उसने बहुत ही धीमी आवाज़ में, कमज़ोर आवाज़ में राजा से कहा कि मुझे माफ़ कर दें. व्हेन ही saw that the king was awake and was looking at him. जब उसने देखा कि राजा उठ गया है और उसकी तरफ देख रहा है, तो उसने राजा से कहा धीमी आवाज़ में कि आप मुझे माफ़ कर दें. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने कहा कि मैं तो आपको जानता ही नहीं और मैं आपको किस बात के लिए माफ़ करूं. ठीक है, राजा ने उस आदमी से कहा. आगे देखो, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 20. यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू. तो उस आदमी ने कहा कि राजा से कि आप तो मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ. आई एम एन एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर टू रिवेंज हिमसेल्फ ऑन यू. मैं आपका एक दुश्मन हूँ और मैंने कसम खाई है कि मैं आपसे बदला लूँगा. एज़ यू रॉन्गली टूक अवे माई प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जायदाद को गलती से हड़प लिया है. आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट. मैं जानता था कि आप साधु से मिलने के लिए अकेले गए हैं. एंड आई प्लान टू एम्बुश यू ऑन योर वे बैक. और मैंने प्लान किया था कि जब आप वापस लौटेंगे तो मैं आप पर छुप कर हमला करूंगा. एम्बुश मतलब है घात लगा कर बैठना, छुप कर हमला करना. ठीक. बट यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन आप वापस नहीं लौटे. सो आई केम आउट टू फाइंड यू. इसलिए मैं बाहर आ गया जहाँ पे छुप के बैठा था मैं, आपको ढूंढने के लिए. योर बॉडी गार्ड रिकॉग्नाइज मी. आपके बॉडी गार्ड ने मुझे पहचान लिया. एज आई रैन अवे. और मैं अपनी जान बचा के वहाँ से भागा. आई फेल एंड आई वॉज वॉन्डेड. तो मैं गिर गया और मैं ज़ख्मी हो गया. ठीक. आई शुड हैव ब्लेड टू डेथ इफ़ यू हैड नॉट नर्स्ड मी. मुझे तो मर जाना चाहिए था अगर आपने मेरा इलाज नहीं किया होता, मेरी मरहम पट्टी नहीं की होती, तो मुझे तो मर जाना चाहिए था इस वक्त तक. आई विश टू हार्म यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ. मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपको मार दूं, नुकसान पहुंचाऊं, लेकिन आपने मेरी लाइफ बचाई, मेरी ज़िंदगी बचाई. नाउ इफ़ आई लिव एंड इफ़ यू विश इट. अगर मैं ज़िंदा रहा और आपकी इजाज़त रही, आई विल सर्व यू मोस्ट फैथफुली. तो मैं आपका सबसे वफ़ादार बन के अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा. फॉरगिव मी. और बाद में उसने फिर कहा कि आप मुझे माफ़ कर दें. द किंग वॉज हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी. राजा बहुत खुश था कि उसका दुश्मन अब उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका हमदर्द बन गया था, यानी कि उसके साथ जो दुश्मनी थी ख़त्म हो गई थी. पीस मेड पीस का मतलब यहाँ पे दोनों के बीच में कोई जो दुश्मनी थी वो ख़त्म हो चुकी थी और उनके बीच एक दोस्ताना रवैया आ गया था. ठीक. ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम. उसने सिर्फ उसे माफ़ी नहीं किया, बट सैड ही वुड सेंड हिज ओन फिजिशियन. तो राजा ने सिर्फ उसे माफ़ी नहीं किया बल्कि उससे कहा कि वो अपने डॉक्टर को भी भेजेगा उसके इलाज के लिए, टू ट्रीट हिम, एंड प्रॉमिस टू रिस्टोर हिज प्रॉपर्टी. और वादा किया कि वो उसकी प्रॉपर्टी भी उसे वापस लौटा देगा. देन द किंग वेंट आउट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट. फिर राजा बाहर आया झोपड़े से और साधु को तलाशा. उसने वापस से ढूंढना शुरू किया. ही विश्ड वंस मोर टू बेग एन आंसर टू हिज क्वेश्चंस बिफोर लिविंग. तो उसकी ये इच्छा थी, ख्वाहिश थी कि जाने से पहले वो साधु से एक बार फिर अपने सवालों का जवाब मांगे.
द hermit was outside sowing seeds in the beds that had been dug the day before. तो हर्मिट क्या कर रहा था, बाहर ही था, और वो उन क्यारियों में जो कि ठीक एक दिन पहले साधु ने और राजा ने क्यारी बनाई थी, उसमें वो क्या कर रहा था, कुछ बीज बो रहा था. द किंग अप्रोच्ड हिम एंड सेड, राजा उसके पास पहुंचा और उससे कहा, फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार, आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन. अरे बुद्धिमान आदमी, मैं आपसे आखिरी बार गुजारिश कर रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप मेरे सवालों का जवाब दें. यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट. हर्मिट ने, साधु ने उससे क्या कहा, तुम्हें जो जवाब है वो मिल चुका है. हाउ आंसर्ड, कैसा जवाब. व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है आपका. आस्क्ड द किंग. राजा ने उससे पूछा कि जवाब कब मिला मुझे, क्या मतलब है आपका. डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट. हर्मिट ने कहा कि क्या तुमने नहीं देखा. इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर तुमने कल मुझ पर दया न दिखाई होती, एंड हैड नॉट स्टेड बैक टू डिग दोज बेड्स फॉर मी, और तुमने अगर मेरे लिए वो क्यारियाँ ना बनाई होती, यू वुड हैव बीन अटैक्ड बाई दैट मैन ऑन योर वे बैक, और तुम वापस चले गए होते तो ज़रूर वो आदमी जिसका तुमने आज इलाज किया है, तुम वापस जब जाते तो वो तुम पर हमला कर देता और तुम मारे जाते. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वेयर डिगिंग द बेड्स. तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या था, जब तुम वो क्यारियाँ बना रहे थे. आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन एंड टू डू मी गुड्स वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. तो मैं तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा अहम या इनकी अहमियत रखता था, सबसे ज़्यादा ख़ास पर्सन था तुम्हारे लिए, और जो तुमने मेरे लिए काम किया वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम था. आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, व्हेन दैट मैन रैन टू अस, जब वो आदमी हमारे पास दौड़ते हुए आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वेयर अटेंडिंग टू हिम. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वक्त वो था जब तुम उसका इलाज कर रहे थे. इफ़ यू हैड नॉट बाउंड अप हिज wounds, he would have died without having made peace with you. और अगर तुमने उसके ज़ख्मों पर मरहम पट्टी नहीं की होती तो वो तुम्हारे साथ जो ने समझौता किया, जो तुमसे उसने माफ़ी मांगी, बगैर किए वो मर गया होता. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, इसलिए वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन था. एंड वॉट यू डिड फॉर हिम, और जो कुछ तुमने उसके लिए किया, वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क तुम्हारा वही था जो तुमने उसके लिए किया. रिमेंबर देन, अब इस तरह से याद रखने वाली बात यह है, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ राइट. एक ही टाइम है जो सबसे ज़्यादा सही है कुछ करने के लिए, वो है नाउ, यानी कि अभी. रीज़न क्या है इसका, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर. ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हमारे पास कुछ कर गुजरने के लिए पावर है, ताकत है. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें, कल के वक्त को क्या हम बुला सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं? नहीं. क्या हम कल जाके कुछ कर सकते हैं? नहीं. आने वाले कल यानी टुमारो के लिए कहें, टुमारो को हम क्या बुला सकते हैं अपने पास कि आजा वही कुछ काम करके रख देते हैं? नहीं बुला सकते. 1 घंटे का टाइम जो हमारे आगे आने वाला है, क्या हम उस पर जाके कुछ काम कर सकते हैं? नहीं. वी डोंट हैव एनी पावर, ओनली पावर वी हैव फॉर नाउ, राइट नाउ. सो आपके पास अगर आपका टाइम आप ख़राब कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. अगर आप उस टाइम को यूटिलाइज़ कर रहे हो तो आप यूटिलाइज़ कर रहे हो अपने टाइम को. तो सबसे ज़्यादा सही वक्त है कि आप जो भी वक्त आपको मिला है, आप लाइफ अपनी जी रहे हो, तो उस वक्त आप भी जो भी काम करोगे वो आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम है. आप यूटिलाइज़ करो उस टाइम को. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज़ द वन विद होम यू आर एट ए पर्टिकुलर मोमेंट. आप जिस आदमी के साथ हो, जिसके साथ भी हो, वो इंसान आपके लिए सबसे ख़ास है. क्यों? नो वन नोज़ वेदर यू विल एवर मीट एनी वन एल्स इन फ्यूचर. क्योंकि कोई नहीं जानता कि उस बंदे से जिससे तुम अभी मिले हो, उससे फिर दोबारा कभी मिल पाओगे या नहीं. ओके, नो वन नोज़ वेदर यू विल एवर मीट एनी वन एल्स इन फ्यूचर. कभी तुम उस आदमी से दोबारा मिल पाओगे या नहीं. ठीक है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू इज़ टू डू गुड. और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम ये है कि आपको जो भी वक्त मिला, जिसके साथ भी मिला, उसके साथ आप कुछ अच्छा करें. बिकॉज फॉर दैट पर्पज़ अलोन आर वी सेंट
into this life. और क्यों? क्योंकि ये जो लाइफ हमें भगवान ने दी है, खुदा ने दी है, गॉड ने दी है, इसलिए दी है कि हम इस लाइफ को जो हमें मिली है कुछ अच्छा कर सकें, कुछ बेहतर कर सकें. स्टूडेंट्स, हमने पूरा चैप्टर वर्ड बाय वर्ड पढ़ा. आपको एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस को मैंने प्रॉपर्ली समझाया. डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग नीचे लिखे गए हैं, उनको भी मैंने समझाया है आपको. अगर कहीं आपको डाउट लगता है किसी वर्ड मीनिंग तो आपसे राइट डाउन करें, उसे नोटबुक में लिखें. क्वेश्चन आंसर आपके नोट्स में अवेलेबल हैं. यू हैव टू लर्न इट एंड बी प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन. ओके, थैंक यू. Please subscribe the channel and press the bell icon.